जय हिंद दोस्तों। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से संविधान संशोधन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम के लिहाज से हम यदि इनको परखते हैं तो ये खासा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। क्यों है संभावना? चूँकि पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस आधार पर हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी एक एक दो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन में, जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कल की क्लास में हमने क्या देखा था। 42वें संविधान संशोधन को रिवाइज कर लेते हैं। एक डाउट आया था, मैं उसे क्लियर किए देता हूँ। कौन सा डाउट आया था समझ लीजिए। पहले देखो, मैंने आपको बिल और एक्ट में जो अंतर बताया था उसको बिल और अमेंडमेंट की तरफ ले गए थे। हम थोड़ा सा और क्लियर कट कर लेते हैं। देखो, बिल जो है, बिल आता है संसद में, और बिल जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह एक प्रक्रिया से गुजरता है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होकर गुजरता है। और इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस से यदि ये पास हो जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। और यह यदि संविधान में परिवर्तन करने वाला विधान हुआ तो उसे हम कह देते हैं अमेंडमेंट। तो अब शायद आप क्लियर हो गए होंगे कि जब विधेयक, बिल मतलब होता है दोस्तों विधेयक, तो विधेयक आता है संसद में, और विधेयक जब पास हो जाता है तो यह कहलाता है अधिनियम। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है, पास होने के पश्चात यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाने लगता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, और यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। डेट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सीधा सा मतलब यह है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। इसके द्वारा बहुत बड़े पार्ट में संविधान में परिवर्तन हुए, खासा नई चीजें जोड़ी गई, पुरानी चीजों को हटाया गया, पहले से मौजूद मान्यताओं विधियों में कुछ परिवर्तन किए गए। इस आधार पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा, पंथ निरपेक्षता जोड़ा था, और एकता की जगह एकता और अखंडता शब्द को यहां पर पुनः स्थापित किया था। दूसरा, संसद और राज्य विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था साथियों, 6 साल कर दिया था। और क्या, ट्रेड यूनियन की गतिविधि को कम करने वाली जो शक्ति था, इस प्रावधान पर रोक लगाई गई ताकि ट्रेड यूनियन की शक्ति को बढ़ाया जा सकते। संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया कि अब अमेंडमेंट के ऊपर जुडिशियरी जो है वो किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद की सलाह जो है, इस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होगी, ये प्रावधान किया गया। तीसरा, शिक्षा, वन, भजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय व प्रशासन, ये 5 चीजें राज्य सूची में शामिल थीं। इनको उठाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और अनुच्छेद 229 का के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ और विवेकाधीन शक्तियां दे दी गई थी। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में सीमित कर दिया था। अनुच्छेद 226A और 228A के अनुसार इस संशोधन में केवल उच्च न्यायालयों को राज्य विधान की वैधता पर शासन करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहां पर लिमिट कर दिया गया था कि राज्य के नियम कानूनों की जांच केवल राज्य के उच्च न्यायालय ही कर सकते हैं। राज्य विधान मतलब विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम। इस प्रकार अनुच्छेद 131A के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान किया गया कि वह इस तथ्य पर विचार कर सकता है कि कोई केंद्रीय कानून कानूनी है या नहीं। बात अमेंडमेंट की नहीं हो रही है, बात किसी सामान्य एक्ट की हो रही है यहाँ पर, है ना। संघवाद, इसको कैसे समझना है? तो अनुच्छेद 257A केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात कर सकता है। अर्थात राज्य में यदि विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी सहायता करेगा।
पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो भी उसके पास केंद्रीय सशस्त्र बल है, उनके लाभ से राज्यों की मदद करेगा, हर संभव मदद करेगा। अगला इसमें प्रावधान जोड़ा गया साथियों कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको थोड़ा सा लिमिट करेगा। जैसे कि ऐसा प्रावधान जोड़ा गया कि यदि डीपीएसपी को लागू किया जाता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक लागू करते समय यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन होने दिया जाएगा। जैसे 38वें संविधान संशोधन 1971 में ये पॉइंट जोड़ा गया था, 1974 में ये पॉइंट जोड़ा गया था कि केवल अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करते समय ही मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। लेकिन इस एक्ट में बातों को और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? बातों को यह बढ़ा दिया गया आराम से, मुझे सीखना होगा। 5 6 8 3 4 7 9 1। चलिए माफी चाहता हूं, थोड़ा सा हल्का सा काम आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको कि इस एक्ट के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर डीपीएसपी को रखा गया और कहा गया डीपीएसपी को लागू करते वक्त यदि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो होने दो, डीपीएसपी को फिर भी हम ऊपर रखेंगे, इनको लागू करेंगे ही करेंगे। अगला वक्तव्य ये है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मैंने बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है भाग 5A और 51A निर्धारित किया गया था। इसमें निर्धारित करके मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई थी। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए, टोटल 10 सुझाए, जिनमें से सरकार ने 8 माने, 2 अपनी तरफ से मिलाए, तो 10 मौलिक कर्तव्य ऐड होते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इस मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया। आपातकाल में क्या कहा गया? परिवर्तन करके कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होगा। ठीक है, यहां पर समझना है कि भाग 14A को जोड़कर यह अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान कर दिया गया है। आर्टिकल 323A इसमें जोड़ा गया था, जिसमें अन्य प्राधिकरणों का निर्माण संभव हो सकता है। तो यहां तक तो हमने 42वें संविधान संशोधन को देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ने केवल अपनी शक्तियों को मजबूत किया, न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर किया और उसके क्षेत्राधिकार, उसकी रिट जारी करने की शक्तियों को कम किया। राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियों को और कम करके पूरी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया। फिर मैंने आपको कल बताया था कि आपातकाल हटा, इंदिरा सरकार गिरती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई तो संविधान संशोधन लाया गया 44वें नंबर का। 44वां संविधान संशोधन एक्ट आया और ये आया था 1978 में। तो 42वां मैंने बताया था 4 और 2 6 होते हैं तो 1976 में आया। 44वां में 4 और 4 8 होते हैं तो 1978 में आया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 42वें में कहा गया नहीं कर सकता वापस। इसमें कहा गया कि भाई कम से कम एक बार तो वो है राष्ट्रपति ये पूछ सकता है मंत्रिपरिषद से कि आपने ये जो मुझे काम दिया है या जो सलाह दी है इस पर एक बार और विचार कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब मंत्रिपरिषद उसी चीज़ को रिटर्न कर दे या बदल कर जो है सलाह दे तो राष्ट्रपति को फिर अनिवार्य रूप से मानना होता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुरूप। अगला क्या है? आपातकाल की स्थिति में देखो क्या था, अनुच्छेद 352 जो है इसके अनुसार पहले 3 आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती थी। पहला है वाह आक्रमण, दूसरा यहां पर क्या था? युद्ध, दूसरा यहां पर था युद्ध और तीसरा था आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। तो ये पॉइंट जोड़ा गया। अब यहां पर 42वें संविधान संशोधन या मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल की घोषणा कराई थी। लेकिन बाद में इसको हटाकर यहां पर जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
तो इस शब्द को हटाकर कि भाई आंतरिक गड़बड़ी को कैसे डिफाइन करोगे? यदि देश में राज्य या व्यक्ति आपस में हथियार लेकर युद्ध पर उतर आए, गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, डेट इज कॉल्ड आर्म्ड रिवेलियन, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन इंप्लीमेंट इमरजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या किया गया तो ध्यान से समझना कि संपत्ति के अधिकार जो था ये मौलिक अधिकारों की सूची में था। आर्टिकल 19 जो 1 था तो आर्टिकल 19(1) में ये था, है ना। और दूसरा आपको आर्टिकल 31 याद रखना है, इसमें संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट माना गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सॉरी, ई नहीं है, यहाँ पर जी है ना। इसमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में इस चीज को खत्म कर दिया। ये 6वें नंबर का मौलिक अधिकार था, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, तो 6वां मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया और इसे जोड़ दिया गया अनुच्छेद 300A में। तो 300A के अनुसार यह एक विधिक अधिकार है, नाउ इट इज अ लीगल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है साथियों, समझना बड़ी बारीकी से इस चीज को कि ये तो अब लीगल अधिकार हो गया, तो फंडामेंटल राइट में क्या होता था, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब ये लीगल राइट है, मतलब विधिक प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति की जमीन छीनी जा सकती है या उसको पर्याप्त मुआवजा देकर ही हम उसकी लैंड को एक्वीज कर सकते हैं। और क्या परिवर्तन हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो है इसमें क्या कर दिया गया था कि अनुच्छेद 20 तक को निलंबित कर दिया गया, अनुच्छेद 21 तक को निलंबित कर दिया गया, सभी अधिकार जो है वो निलंबित कर दिए गए। लेकिन इसमें जोड़ा गया कि आर्टिकल 359 में अमेंड करके ये जोड़ा गया कि देखो भाई, जब इमरजेंसी लगती है ना तो आर्टिकल 358 के तहत सभी जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 सबसे पहले निलंबित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 359 में ये जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी लगने के बाद किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु को आप बड़े व्यवस्था से याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सभी मौलिक अधिकारों का लागू होना निलंबित किया जाता है, डेट इज कॉल्ड सस्पेंशन। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये निलंबित नहीं होंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड कर दिया गया है। तो ये दोस्तों हमने बहुत मोटी मोटी बातें समझी हैं कि आखिर 42वें और 44वें संविधान संशोधन में क्या अंतर है। तो आपको लग रहा होगा जैसे कि एक पॉइंट इसमें और था, शायद छूट गया है। हाँ, ये पहला पॉइंट छूट गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पहले 6 वर्ष जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, इसमें उसमें परिवर्तन किया गया। 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन आया इसमें पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इस बिंदु को भी हम याद रखेंगे। तो 42वें 44वें काफी महत्वपूर्ण है और इनको तो अच्छे से याद कर लेना, बाकी सभी महत्वपूर्ण ही है जो मैं बता रहा हूं। 51वां संविधान संशोधन कब हुआ तो इनकी ईयर भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 51वां संविधान संशोधन होता है 1984 में, 8 पे 4 84, 51वां जो है 1984 में, है ना। इसको याद रखना है। क्या क्या हुआ तो पहले राज्यों में परिवर्तन, जैसे मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है, मिजोरम, तो कौन कौन से, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीनों एक ही लाइन में लगे हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है, लेकिन यहाँ पर मणिपुर के बदले मेघालय याद रखेंगे। ठीक है, इनमें क्या किया गया कि अनुसूचित जनजातियों एसटी की सीटों को जो लोकसभा में आरक्षण मिलता है उसका प्रावधान कर दिया गया और अनुच्छेद 330 जो है, और नागालैंड की विधानसभाओं में जो आरक्षण है उसको समान कर दिया गया, तो अनुच्छेद 332। क्यों, देखो लोकसभा में आरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 330, जैसे महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण के लिए 330 दो जोड़ा है, 108वां संविधान संशोधन विस्तार से पढ़ेंगे। तो 330 बात करता है लोकसभा में आरक्षण की, 332 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण की। तो इन दोनों में अमेंड करके नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो लोकसभा के लोग थे उनमें एसटी की सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है विशेष तौर से। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में और क्या है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बिल्कुल रट लेना, स्टार बना दे रहा हूं इस पर, ये भी खासा महत्वपूर्ण है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1985 में होता है। और इसमें संविधान में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची रिलेटेड है साथियों दल बदल कानून से संबंधित, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल कानून। आपने एक एनसीईआरटी में पाठ पढ़ा होगा आया राम गया राम का, जो अमूल द्वारा प्रेजेंटेड था, तो उसी के बिहाफ पर फिर ये दल बदल कानून जोड़ा, ताकि पार्टी के लोग इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में, उसको छोड़कर अगले दिन इस पार्टी में ना आए। लोकतंत्र में स्थायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जवाबदेहिता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी स्थायित्व बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखो 8 अनुसूचियां ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, प्लस 1 जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, 9वीं अनुसूची, जो कि बात करती है कि जो भी लैंड रिफॉर्म रिलेटेड कानून होंगे 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में एक जोड़ी दी गई 10वीं कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसमें दल बदल कानून से रिलेटेड दाव पेच फंसा दिए। दल बदल कानून जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे इसके लिए स्पेशल। आगे 61वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। 61वां संविधान संशोधन, इसमें वोट की एज बढ़ा दी गई, सॉरी घटा दी गई। देखो क्या था, पहले भारत में वयस्क व्यक्ति माना जाता था 21 वर्ष के व्यक्ति को, ऐसे समझो। अनुच्छेद 326 जो है ये बात करता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की, या हम पूरे तरीके से कह लें तो ये बात करता है साथियों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है और वह यदि भारत का नागरिक है तो वह इस देश का मतदाता होगा, लोकतंत्र में बराबर भागीदार होगा। लेकिन उम्र कितनी थी वयस्क होने की? उम्र थी 21 वर्ष। इस अमेंडमेंट में 61, याद रख लेना 61 की बात कर रहा हूं मैं, 61 स्टार लगा लेना। 61वें अधिनियम 1989 में, 1989 में ये परिवर्तन करके उम्र घटा दी राजीव गांधी सरकार के द्वारा, और कितनी कर दी? 21 से घटाकर 18 कर दी, 3 साल उम्र कम कर दी। तो आज भी भारत में आप 18 वर्ष के होते हैं, मतदाता हो जाते हैं और वोट डालना शुरू कर देते हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो 17 नवंबर को मतदान है। सभी लोगों से अपील है, सभी अपना मतदान जरूर करिएगा। देश में केवल हम अपने रोजगार या अपनी रोजी रोटी के लिए ही नहीं जी रहे हैं, देश का शासन जो है वो आपकी नियति तय करता है। आपकी नीतियां, आपकी नियतियां, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का, पीढ़ियों का भविष्य सब इस पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और पर्याप्त मतदान करना है, क्योंकि मतदान लोकतंत्र का सबसे मजबूत उपकरण होता है जिसके द्वारा हम सरकारों का चयन करते हैं। यदि अच्छी सरकार का चयन हम करते हैं तो अच्छी सरकार से अच्छा शासन प्राप्त होता है, और सुशासन के द्वारा ही देश का भविष्य जो है वह उज्जवल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65वां संविधान संशोधन, तो ध्यान देना 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 कब हुआ? तो 65-90 में हुआ, 65वां 90 में हुआ। ये पॉइंट याद रखेंगे, बड़ा छोटा सा पॉइंट याद रखना है। देखो एससी और एसटी ये क्या थे? एससी और एसटी एक ही कमीशन में आते थे, एससी एसटी के लिए एक कमीशन था। लेकिन 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया, एससी कमीशन अलग और एसटी कमीशन अलग। ये है आर्टिकल अब 338 में, और इसके लिए बना दिया गया है आर्टिकल 338A। तो क्या पॉइंट याद रखना है कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा भारतीय संविधान के आयोग जो था वो एक ही था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। उसके 2 आयोग कर दिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जाति आयोग आर्टिकल 338, जनजाति आयोग आर्टिकल 338A में जोड़ा गया है। ठीक है, अब आयोग पढ़ाऊंगा आपको, कमीशन तो इसमें हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल 69, दिल्ली से रिलेटेड, ध्यान देंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। क्या होता है? पहले तो ये समझना कि दिल्ली जो है भारत में, जैसे मान के चलो दिल्ली के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लें 1 मिनट का। ये मान लेते हैं कि दिल्ली का रीजन है ना, ये है दिल्ली का रीजन, और दिल्ली में
लगभग जो जिले हैं, आई थिंक 11 जिले हैं। तो जो 11 जिले हैं उनमें से एक जिला है न्यू दिल्ली। कौन सा? ये वाला जिला है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी केवल और केवल क्या है दोस्तों? न्यू दिल्ली भारत की राजधानी। ये पॉइंट याद रखना है। और एक शब्द और आता है एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पर यूपी के कुछ जिले, यहाँ पर राजस्थान के कुछ जिले और यहाँ पर हरियाणा वगैरह के कुछ जिले मिलाकर जो रीजन यहाँ पर तैयार किया गया है उसको एनसीआर कहते हैं। क्यों किया गया रीजन? क्योंकि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, ज़्यादा विकास हो रहा है तो लोग ज़्यादा यहाँ पर बसना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी मेट्रो सिटी डिक्लेयर करते हैं और वहाँ भी ऐसी विकास करते हैं ताकि लोग यहाँ पर रह सकें। तो जनसंख्या नियंत्रण पहला और प्रमुख उद्देश्य माना जाता है कि जनसंख्या को दबाव जो है दिल्ली को ना झेलना पड़े, है ना, इसलिए एनसीआर बनाया गया। तो न्यू दिल्ली राजधानी है जो दिल्ली के अंदर आती। न्यू दिल्ली जो है दिल्ली का एक जिला है। यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं दोस्तों। अब समझो इसमें क्या किया गया कि 70 सदस्यीय विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो एनसीआर वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, जिसे हम कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, ये एनसीआर वाला मुद्दा भारत में आया था इस संशोधन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले अमेंडमेंट की तरफ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये दोनों ही याद रखेंगे कि 73वां और 74वां ये दोनों 1992 में पास हुए और लागू होते हैं 1993 से। तो आपको ये दोनों डेट कहीं कहीं अलग अलग मिलती होंगी। और दूसरा किससे रिलेटेड है? ये तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है ना। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का कहता है कि पंचायती राज का गठन होगा, पंचायतों का गठन होगा। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों को त्रिस्तरीय आधार पर हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है। क्या है इसमें भाई? तो इसमें पार्ट 9 में संशोधन किए गए बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं, चर्चा करेंगे। और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इन 29 विषयों पर ग्राम पंचायतों को नियम कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन 29 में से कितने विषय एक ग्राम पंचायत को, उस राज्य की ग्राम पंचायत को मिलेंगे, यह निर्णय करता है उस राज्य का विधान मंडल। ये राज्य के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय मॉडल लाया गया। एक पॉइंट, SC ST और इनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया और 1/3 सीटों की बात की गई थी। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 33% और बढ़ाकर फिर 50% भी कर दिया गया था। तो आरक्षण देने वाला पहला राज्य। आगे बढ़ते हैं। 74वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया, ध्यान देंगे। 74वां भी 1992 में होता है, लागू 1993 से होता है। इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं दोस्तों कि भाई नगर पंचायतों को कितने विषय दिए जाएंगे। तो 18 ऐसे विषय हैं, 18 ऐसे काम हैं जो इनको सौंपे गए हैं। ये भी राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है कि कितने मिलेंगे। ठीक है, इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में भाग 9 जो है उसमें 9A ऐड किया गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 74वां याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको अब हम करेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो आज का सेशन आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत लेंदी वीडियो ना बनाकर छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप बोरियत से बचें और एक वीडियो को एंजॉय करते हुए देखें। ठीक है, और भी यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ और चीज़ों पर वीडियोस वगैरह चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम, हमारा संस्थान पूरा प्रयासरत है कि आपको अधिक से अधिक, अच्छा से अच्छा और सुलभ से सुलभ कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद, राम राम।